सन 1950 के अंत में और 60 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक ऐसे सीरियल किलर का आतंक था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भावना। आज नए एपिसोड में लेकर आए हैं जो अपना शिकार सिर्फ बूढ़ी औरतों को बनाता था। यह सीरियल किलर पहले उनका बलात्कार करता और फिर निर्ममता से उनकी हत्या कर देता। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आज के इस वीडियो में उसी सीरियल किलर के बारे में जानेंगे जिसे दुनिया बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से जानती है। सीरियल किलर का इतना आतंक था, बूढ़ी महिलाएं घर से निकलने से घबराती थी। बाउंसिंग बॉल किलर, जिसे बाउंसिंग बॉल स्लेयर, बाउंसिंग बॉल स्ट्रैंगलर और रबर बॉल स्ट्रैंगलर के नाम से भी जाना जाता है, एक सीरियल किलर था जिसके बारे में माना जाता है कि उसने मई 1959 और जून 1960 के बीच लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में कम से कम 6 महिलाओं का बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। पीड़ितों में से अधिकांश बुजुर्ग थे और एक को छोड़कर सभी की गला घोंचकर हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हालांकि एक ने कथित तौर पर अपराध कबूल कर लिया, लेकिन किसी को भी हत्याओं का दोषी नहीं ठहराया गया और हत्यारे की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। 28 मई 1960 को रुथ ग्वीन नाम की एक 57 वर्षीय महिला अपने काम पर से घर की तरफ आ रही थी। दोपहर का समय था। अचानक पेड़ के पीछे छिपा एक व्यक्ति बाहर आता है जिसके हाथ में एक मोटा डंडा होता है। उस व्यक्ति ने अचानक रुथ के ऊपर हमला कर दिया जिससे रुथ बुरी तरह घायल हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने रुथ को बालों से पकड़कर घसीटते हुए पार्किंग एरिया में बाहर ले आया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। रुथ के चिल्लाने की आवाज कुछ लोग सुन लेते हैं। जब वे लोग उनके करीब आते हैं तो वह व्यक्ति उनके आने की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। रुथ को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया। रुथ के ऊपर 7 साल पहले भी हमला हुआ था। जब वह किसी काम से बाहर जा रही थी तो एक कार में सवार व्यक्ति ने उसे जबरन अंदर बैठाने की कोशिश की। रुथ ने उसका विरोध किया और जब वह भागने लगी तो उस व्यक्ति ने पीछे से उसकी पीठ में गोली मार दी, लेकिन रुथ उस घटना में बच गई। पर रुथ आज इतनी भाग्यशाली नहीं थी। हालांकि यह घटना उस किलर से संबंधित नहीं जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। रुथ की हत्या के 8 महीने बाद 29 जनवरी 1960 को अमांडा रॉकफेलो 73 नाम की महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसकी लाश उसके घर से कुछ ही दूरी पर मिली। फिर 10 फरवरी 1960 को एन कॉटर 60 वर्षीय नाम की महिला का कत्ल कर दिया गया जब वह चर्चा में रही थी। 2 मई 1960 को अल्मा यारा मिलर 74 वर्षीय नाम की महिला का उसके घर में बलात्कार किया गया और फिर उसे भी जान से मार दिया गया। 13 मई को अपार्टमेंट मैनेजर एल्वा ग्रीन 60 वर्षीय उसके फ्लैट में कत्ल और लूटपाट की गई। जांच में पता चला कि उसके साथ भी बलात्कार किया गया। 20 जून को ग्रेस ए मूर की भी कत्ल कर हत्या कर दी गई। इन सभी हत्याओं से पुलिस बहुत परेशान हो चुकी थी। उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके पास हत्यारे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं था। इसी बीच 26 जून 1960 को एक और कत्ल हो गया। मर्सिडीज लैंगरून 72 वर्षीय उसके घर से बलात्कार किया गया और फिर चादर से गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया गया, लेकिन इस बार कातिल स्पष्ट रूप से देखा गया। मर्सिडीज की सहेली और रूम पार्टनर एडेला विलियम्स स्टोर से काम खत्म करके घर आई तो एक व्यक्ति को उसके अपार्टमेंट से बाहर जाते दिखा। वह व्यक्ति एक अश्वेत था जिसकी लंबाई 6 फीट के आसपास थी, वजन लगभग 70 किलोग्राम था और काले कलर की धूप का चश्मा पहने हुए था और एक सफेद कलर की गेंद उछाल रहा था। कातिल के हुलिये के बारे में मीडिया में जब बात पहुंची तो यहीं से उसका नाम द बाउंसिंग बॉल किलर पड़ गया। पुलिस ने उस व्यक्ति की स्केच बनवाकर शहर में जगह जगह चस्पा करवा दिए। कुछ ही दिन में पुलिस को खबर मिली स्केच से मिलता जुलता व्यक्ति एक मॉल में देखा गया है जिसके हाथ में भी रबर की सफेद बॉल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने लगी। उसका नाम नोबल हार्पर था जो कि बस धोने का काम करता था। उसका चेहरा हूबहू स्केच वाले व्यक्ति से
मेल खा रहा था, लेकिन उसकी लंबाई उस व्यक्ति से कहीं अधिक थी। जांच में बात साफ हो गई कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसकी पुलिस को तलाश है। उसे 2 दिन बाद रिहा कर दिया गया। 10 जुलाई को सेन डियागो में एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार किया गया जिसकी शक्ल स्केच वाले व्यक्ति से हूबहू मिलती थी। उसके जूते भी उस व्यक्ति से मेल खा रहे थे जिसके बारे में एटेला विलियम्स ने पुलिस को बताया था। पूछताछ के दौरान माल्वो ने पुलिस को बताया कि उसके सभी दोस्तों को भी लगा कि वह हत्यारे जैसा दिखता है, लेकिन उसने कहा कि उसके होने की अफवाहें बहुत बकवास थी। उसके जूते का साइज हत्यारे के जूते के साइज से मेल खा रहा था, लेकिन उसके अलावा पुलिस को उसे हत्याओं से जोड़ने वाले किसी अन्य सबूत को खोजने में संघर्ष करना पड़ा और इस तरह माल्वो को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया। लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके कारण उसे भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिन बाद किसी कॉलेज के अपार्टमेंट में एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनी गई, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रेमनफोर्ड क्लेमेंस 35 वर्षीय नाम के व्यक्ति को उसी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आसपास की जगहों की तलाशी ली गई तो नीना टी थरोन नाम की 19 वर्षीय महिला की लाश पुलिस को मिल गई जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। क्लेमेंस ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। क्लेमेंस ने पुलिस को बताया नीना को उसने अपनी कार में लिफ्ट दी थी और उसे बताया कि वह बाउंसिंग बॉल किलर है। पुलिस को अब अहम सुराग मिल चुका था। उन्होंने क्लेमेंस का पॉलीग्राफ टेस्ट लेने का फैसला किया। इसमें उसने नीना की हत्या की बात तो कबूली, लेकिन बाउंसिंग बॉल किलर वाली बात उसने झूठ बोली थी। नीना के कत्ल का दोष क्लेमेंस के ऊपर लगा और उसे उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन पुलिस को जिस सीरियल किलर की तलाश थी वह अब भी उनकी गिरफ्त से दूर था। संदेह के आधार पर कुछ और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें भी छोड़ना पड़ा। समय के साथ हत्याएं कम होती गई और धीरे धीरे लोगों के सहन से यह किलर उतरता गया। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि द बाउंसिंग बॉल किलर कौन था। हत्याओं को जल्दी से एक साथ समूहीकृत किया गया और एटेला विलियम्स के विवरण के आधार पर संदिग्ध का एक स्केच बनाया गया और जून 1960 में पुलिस कलाकार एक्टर गार्सिया द्वारा जारी किया गया। समाचार पत्रों और मीडिया ने हत्यारे को रबर बॉल स्ट्रैंगलर और अधिक लोकप्रिय बाउंसिंग बॉल किलर का उपनाम दिया। अन्य समाचार आउटलेट ने हत्यारे को बाउंसिंग बॉल किलर और बाउंसिंग बॉल स्ट्रैंगलर का नाम दिया। जून के अंत तक स्थानीय कानून प्रवर्तन को नागरिकों द्वारा 100 से अधिक सुझाव प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने दावा किया था कि उनके पास मामले में जानकारी है, लेकिन किसी भी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं निकला। फिलहाल क्राइम कथा के इस एपिसोड में इतना ही। इसे लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर बताएं। हमें लगा द बाउंसिंग बॉल किलर कहानी को दिखाना चाहिए। आप सब तक यह कहानी पहुंचे और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाए, लोग वाकिफ हो सके कि असलियत क्या है। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।